हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ ले कॉमर्स। और कैसे हैं आप सब? मैं आशा कर रही हूँ कि आप अपने घर में बिल्कुल सेफ हैं। तो हमने पार्ट 2 तक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कर लिया है। पार्ट 3 में हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को वाइंड अप कर देंगे ताकि हम अकाउंटिंग इक्वेशन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को देख सकें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने से एक डाउट आया है आपका, उसमें लिखा है कमेंट सेक्शन में कि ड्राइंग को एक बार एक्सप्लेन कर दो। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ड्राइंग को एक्सप्लेन कर देती हूँ। जिस बच्चे का डाउट था तो उसका डाउट रह ना जाए। ड्राइंग्स यहाँ पर चित्र बनाना नहीं है, ठीक है, शेप्स बनाना नहीं है। ड्राइंग्स हमारा रेफर करता है पर्सनल एक्सपेंसेस को। किसको? पर्सनल एक्सपेंसेस को, ठीक है, पर्सनल एक्सपेंसेस को। अब एग्जाम्पल मैंने कहा कि जैसे कि अथर्व भैया की कपड़ों की दुकान है, ठीक है। अथर्व भैया के भाई हैं प्रणय भैया, ठीक है, एक अथर्व भैया एक प्रणय भैया, ठीक है जी। अथर्व भैया की दुकान है कपड़ों की। अब प्रणय भैया ने अथर्व भैया को कहा कि भैया 50 रुपीज दे दो। अथर्व भैया ने कहा क्यों? बोलते चॉकलेट खानी है। क्या? चॉकलेट खानी है। अब जब अथर्व प्रणय को 50 रुपए देगा, अथर्व प्रणय को 50 रुपए देगा, तो उससे कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन थोड़ी हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी दिख रही नहीं। ये तो भाई खुद का खर्चा है। भाई ने मांगे 50 रुपए या चॉकलेट खानी है, खानी होगी। तो ये क्या है? ये बिजनेस में से निकाला हुआ अमाउंट है, लेकिन वो बिजनेस के लिए यूज नहीं हो रहा। उसे हम कहते हैं पर्सनल एक्सपेंसेस, ठीक है, पर्सनल एक्सपेंसेस, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद हमारा एक अलग टर्म आ जाता है, सेकेंड टर्म, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस। एक्सपेंसेस क्या है? एक्सपेंसेस है जो कॉस्ट यूज होती है प्रोड्यूसिंग और सेलिंग ऑफ गुड्स में एंड सर्विसेज, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक्सपेंस को कहेंगे कॉस्ट यूज इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर कोई कॉस्ट यूज हो रही है, ठीक है, किसी गुड को बेचने में या प्रोड्यूस करने में, उसे हम एक्सपेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम एक्सपेंस कहते हैं। तो कॉस्ट यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग या सेलिंग ऑफ गुड्स इज कॉल्ड एज एक्सपेंस, ठीक है, जो कॉस्ट इनकर्ड हो रही है। अब एग्जाम्पल इसका मैं बोलूं कि फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये भी हमारा क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। ओके। सेकंड, अगर मैंने कोई अमाउंट पे कर दिया, ठीक है, जैसे कि अब बिजनेस कर रहे हैं तो हमने कोई रेंट पे करा है, कोई कमीशन पे करा है, ठीक है, रेंट पे करा, कोई कमीशन पे कर दिया, कोई सैलरी दे दी। मैंने क्या बोला? हमने कोई सैलरी दे दी। तो ये क्या है? ये एक्सपेंस है बिजनेस का। क्या है? एक्सपेंस है। जब रेंट छोटा अमाउंट का हो, कमीशन छोटा अमाउंट का हो, सैलरी छोटी अमाउंट की, क्योंकि आगे आपको एक्सपेंडिचर मिलेगा। अब आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में क्या फर्क है? एक्सपेंस का मतलब है जो कॉस्ट इनकर्ड हुई है गुड्स को प्रोड्यूस करने में या बेचने में, सर्विस को रेंडर करने में या देने में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? एक्सपेंस क्या है? कॉस्ट यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अमाउंट हमने रेंट का दे दिया, कमीशन का दे दिया, सैलरी का दे दिया, तो ये हमारा हो गया एक्सपेंस। ओके। कई बार एक्सपेंसेस को हम ये भी कह देते हैं कि जो एक्सपेंस है ये कॉस्ट इनकर्ड हो रही है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। तो एक टर्म हमारा अब और आ जाएगा कि हम बार बार रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है। इंग्लिश में आप रेवेन्यू का मतलब क्या कहते हो? कई लोग कहते हैं टैक्स, कहीं कहते हैं प्रॉफिट, ठीक है। तो यहां पर देखिए रेवेन्यू का आखिर मतलब क्या है? थर्ड, रेवेन्यू। आज का थर्ड टर्म रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है जो हमें अमाउंट रिसीव हुआ है। हमने क्या करा है? हमने अमाउंट रिसीव किया है। तो मतलब क्या? हमने बेचा होगा, कुछ बेचा होगा। क्या बेचा होगा? गुड्स या सर्विसेज को ही बेचा होगा, है ना। तो यहां पर रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है। चलो मैं एक अलग पेन से लिख देती हूं। क्या होता है? अमाउंट रिसीव्ड, हमें अमाउंट
रिसीव हुआ है। और कैसे रिसीव हुआ होगा बताओ? अगर हमने क्या करा है, सेल करा है, अमाउंट हमें तभी मिलेगा जब हमने क्या किया है, हमने कोई सेल करी है। किसकी करी है? गुड्स या सर्विसेज की, गुड्स या सर्विसेज की। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम रेवेन्यू कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? रेवेन्यू कहेंगे। तो रेवेन्यू हो गया अमाउंट रिसीव्ड, मतलब कि अगर हमने कोई चीज सेल करी, ठीक है, सेल करी और उस गुड सामान बेचा या सर्विस करी, तो उससे हमारे को क्या हुआ? कोई पैसे आए, जनरेट हुआ, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने पेन बेचा, वाओ, कल मैंने पेपर बेच दिया, ओहो, कब अगले दिन मैंने क्या करा? अपने कान का झुमका बेच दिया। तो रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू मतलब कि इनकम। जो इनकम और रेवेन्यू में क्या फर्क होगा अभी मैं बताऊंगी, लेकिन रेवेन्यू क्या है? जो अमाउंट हमें क्या मिल रहा है, फटाफट से मिल रहा है, मतलब कि यहाँ पर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है, ये आज करा, ये कल किया, ये परसों किया, ये तरसों किया, मतलब कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। तो जैसे मेरे मुंह से अभी निकला कि इनकम आ गई, तो इनकम क्या है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या है? रेवेन्यू मतलब क्या है? एक कॉन्टिन्यूस इनकम है, मतलब कि छोटी चीजें आपने डेली बेची है, ठीक है। अब हमारा फोर्थ पॉइंट आ जाता है रेवेन्यू के बाद, दैट इज इनकम। क्या? इनकम। और ये चीज हमें प्रॉब्लम आती है। इनकम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म कि इनकम क्या है। इनकम डिफरेंट है बेटा रेवेन्यू से। अमाउंट जो हमें रिसीव हो रहा है ना, अमाउंट जो हमें रिसीव हो रहा है उसमें से हमें एक्सपेंस को माइनस करना है। मतलब इनकम क्या है? हमें अमाउंट रिसीव हुआ तो दैट वाज रेवेन्यू। अमाउंट हमें रिसीव हुआ, ठीक है, ठीक है, हमें अमाउंट रिसीव हुआ और जितना हमारा एक्सपेंस लगा, क्या हो गया? एक्सपेंस लगा। एक्सपेंस क्या है? जो खर्चा हुआ है, ठीक है। तो इनकम क्या हो गया हमारा? इनकम हमारा रेफर करता है कि जितने हमें पैसे मिले और जितना हमारा खर्चा हुआ। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अगर हम कहें क्या है? 100 रुपीज़, और हमारे कॉस्ट ये है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है, ठीक है। और हमें मिला कैसे है? हमारे को क्या मिला है? हमारे को मिला यहाँ पर, और हमारा सेलिंग प्राइस क्या था? हमारे को मिले 100 के 120 रुपीज़, 120 रुपीज़ मिले। तो 20 रुपये क्या हो गया? मैम ये तो प्रॉफिट है ना, ये तो प्रॉफिट है, ये इनकम थोड़ी है हमारी, ये तो प्रॉफिट है। 100 रुपये की चीज़ हमने 120 रुपये में बेची है, तो ये तो हमारा प्रॉफिट होना चाहिए। तो प्रॉफिट भी बताती हूँ क्या होता है, लेकिन हमने कहा कि रेवेन्यू क्या है? 120 रुपीज़ हमें मिले हैं, ठीक है। एक्सपेंस कितना है? एक्सपेंस हमारा है 100 रुपये का, कॉस्ट आ गई हमारी, ठीक है। तो इनकम हमारी क्या हो गई बेटा? 20 रुपीज। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड प्रॉफिट? अब इसके लिए हमें एक और टर्म जाननी पड़ेगी, दैट इज प्रॉफिट। स्पेस कम है लेकिन मैं इसी पेज पर कंटिन्यू करना चाहूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। दैट इज प्रॉफिट। क्या है? प्रॉफिट। ओके, अब प्रॉफिट क्या है? एक चीज यहां पर गांठ बांध लो, क्या कि प्रॉफिट साल में एक बार होता है, साल में एक बार, साल में एक बार। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, देखो हमने पेन बेचा, पूरे साल हमने क्या बेचा? फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन अभी करती हूँ इस पर, ठीक है, स्पेस नहीं है। तो प्रॉफिट क्या है? आप यहाँ पर ये देखो, प्रॉफिट का मतलब क्या है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। अब फॉर एग्जाम्पल टोटल रेवेन्यू हमारा कितना है? टोटल रेवेन्यू हमारा 4000 रुपये है, ठीक है। और टोटल एक्सपेंस हमारा क्या है? टोटल एक्सपेंस हमारा 3600 रुपीज़ है। तो अल्टीमेटली हमारा टोटल रेवेन्यू, हमारी प्रॉफिट क्या हुई? हमारी प्रॉफिट हुई 400 रुपीज़। तो ये क्या है? ये हमारा प्रॉफिट हुआ। मैम एक बार और एक्सप्लेन करोगे? मैंने कहा क्यों नहीं, सुनो सुनो, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल फर्स्ट, ठीक है। अभी कौन सा महीना चल रहा है? जून चल रहा है, हाँ। तो 1 जून को
ठीक है, आपने ए सामान बेचा, ठीक है, 100 रुपीज़ का बेचा, ठीक है, और इसके आपको 120 मिले। बी, आपने 2 जून को भेजा, ठीक है, 100 रुपये, इसमें आपको 130 रुपीज़ मिले, ठीक है, दैट इज इट इज़ कॉल्ड हमारा एक्सपेंस, ठीक है, वेट, दैट इज कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट, और दैट इज रिसीव्ड, ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, ठीक है। 3 जून आपने सी सामान बेचा, ठीक है, आपने 200 का बेचा और आपको 250 रुपीज़ मिले, ठीक है, तो टोटल कॉस्ट, ओके। अब यहाँ पर हमारे को जून का निकालना है, ठीक है, जून का निकालना है, ओके। अब यहाँ पर साल में एक बार ही होता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने जुलाई लिख दिया, 4 जुलाई, ठीक है, 4 जुलाई हो गया, तो 4 जुलाई को मैंने डी प्रोडक्ट बेचा, 100 रुपये का बेचा, 120 का आ गया, ठीक है। फिर मैंने सितंबर में बेचा, ठीक है, ई पार्ट 100 और 150, मतलब पूरे ईयर में मैंने इतना बेचा है, 1 ईयर में, ठीक है, 1 ईयर में मेरी पूरी इतनी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, ठीक है, ओके, ट्रांजेक्शन हुई है। तो 100 माइनस 120 ये क्या हो गई मेरी इनकम, क्या है इनकम। 100 माइनस 130, 30, मतलब कि रिसीव्ड कितना है ना, 130 माइनस 100, तो ये 30 इनकम हो गई, ठीक है। 250 माइनस 50 हो गया हमारी इनकम, ठीक है। 120 माइनस 100, 20 रुपीज़ हमारी इनकम हो गई। 150 माइनस 100 दैट इज़ क्या हो गया हमारा, बोलो ना, 50, और ये हमारी इनकम हो गई, क्या हो गई, इनकम हो गई, ठीक है, ये हमारी इनकम हो गई, ओके। और ये हमारा क्या हो गया, ये जो भी है, ये जो कॉस्ट है, ये हमारी किसी प्रोडक्ट के लिए एक एक, ये अगर इंडिविजुअल मानोगे, ये हमारा एक्सपेंस हुआ, ये हमारी एक्सपेंस हुई, ये हमारा रेवेन्यू आया, ठीक है, इनकम हमारी ये हुई, ये एक्सपेंस, ये रेवेन्यू, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, इनकम हो गई, ओके जी। अब हमारा अगर मैं प्रॉफिट कहूँ कि प्रॉफिट कितना है, मैंने कहा 1 ईयर में यही ट्रांजैक्शंस हुई हैं, तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस को ही हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है, अभी बताऊंगी। अब इसके बाद एक्सपेंडिचर पे आऊंगी, ठीक है। टोटल रेवेन्यू कितना है, अगर आप करो 120 प्लस 130 कितना हो गया, 5, 250 यहाँ तक हो गया, राइट। 250 500, 500 प्लस 120 कितना हो गया, 0, 2, 5 के बाद 6, 7, 720, 150 करके देखिए, 0, 5 के बाद 6, 7, ठीक है, 7 के बाद 8, 870 रुपीज़ हमारी टोटल रेवेन्यू हो गया। तो हमारा टोटल रेवेन्यू अगर 870 रुपीज़ है, टोटल एक्सपेंस कितना है, 100, 100, 100, 100, 200, 400, 500, 600, तो यहाँ पर माइनस 600 रुपीज़ हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया हमारा, 170 विल बी दी प्रॉफिट। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो अगर आपको पूरी इनकम जनरेट करके देखिए, ये पूरा सेम आएगा, 20 प्लस 30, 50, 50, 50, 100, 120, ठीक है, 120 प्लस 50, 170। तो यहाँ पर देखिए टोटल इनकम अगर हम काउंट कर लेते हैं, दैट विल बी द प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट साल में एक बार ही, तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस दैट इज 850 माइनस 600, 170। तो 10 साल का प्रॉफिट कितना हुआ, 170 रुपीज़ हो गया। कितना हो गया, 170 रुपीज़ हो गया। क्लियर। तो ये हमारा एग्जाम्पल हुआ। देखिए इंडिविजुअल क्या है, ये एक्सपेंस, ये रेवेन्यू है, ये एक्सपेंस है, लेकिन मिलकर ये क्या बना, ये टोटल रेवेन्यू हो गया, ठीक है, और ये टोटल एक्सपेंस हो गया। और प्रॉफिट कब निकलता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, ठीक है। तो दैट इज 870 माइनस 600, 170 हमारा प्रॉफिट आ गया, ठीक है जी। ये चीज़ें समझ में आई। हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं क्या, सेल या परचेज, सेल या परचेज किसकी मैम, ऑफकोर्स ये बात है सामान की होगी, बिल्कुल सही बात है। तो अगला टर्म हमारा 5th के बाद आता है 6th पर, दैट इज परचेज
एंड सेल, परचेज और सेल, ठीक है। परचेज और सेल ये जनरली दोनों किसको रेफर करती हैं? गुड्स को। किसको रेफर करता है? गुड्स को। अगर आपने कोई परचेज करा है, अगर आपने परचेज किया है फॉर एग्जाम्पल 170 रुपीज़ का, 170 रुपीज़ का आपने कुछ परचेज किया, लेकिन क्या हुआ, आप गए घर पर, आपकी मम्मी ने आपको डांटा, ठीक है, आप यहाँ पर 170 रुपीज़ की चॉकलेट लेकर चले गए, खा ली, ठीक है, मम्मी ने डांट दिया। यहाँ पर मैं बस एक बेसिक सिनेरियो ले रही हूँ। तो मम्मी ने कहा ना ना ना, ये 50 रुपये वाली चॉकलेट वापस कर, क्या, तो कितने बच गए? 7 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे 2 आ गए, तो 120 रुपीज़, है ना। तो ये जो 50 उसने रिटर्न करना है, व्हाट इट विल बी कॉल्ड एज, व्हाट इट विल बी कॉल्ड एज परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। ये एक हमने बिजनेस को हटकर बात करी। अब वैसे ही जो बिजनेस है उसमें हम बहुत चीज़ें परचेज करते हैं, कई बारी गुड्स डिफेक्टिव आ जाते हैं, ठीक है, कई बारी हमें नीड नहीं होती है, या कई बारी हम परचेज कर लेते हैं और वो गलत आ जाते हैं, तो हम कह देते हैं हमें तो रिटर्न करना है भाई, हमारे को नहीं पसंद में आ रहा। ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो क्या करते हो, टॉप अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं अच्छा लगा तो वापस कर दिया। तो वैसे ही बिजनेस भी बल्क में परचेज करता है गुड्स को, और कई बारी वो वापस भी कर देता है, ठीक है। तो अगर आपने परचेज किया फॉर एग्जाम्पल 170 का और मम्मी ने मना कर दिया 50 रुपीज़ का, तो 120 क्या हो गया? परचेज बैलेंस। और ये 50 को क्या बोलोगे अगर बिजनेस में लार्ज अमाउंट पे करोगे? तो दिस विल बी कॉल्ड एज परचेज रिटर्न। क्या होगा? परचेज रिटर्न। और इस परचेज रिटर्न को हम क्या बोल देते हैं? हम इसको बोल देते हैं रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या है? बिजनेस रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या हुआ? इनवर्ड आएगा, आउटवर्ड आएगा, ठीक है, मेरे से गलती हुई है, ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड, वही इंग्लिश का टर्म यूज करा है, रिटर्न आउटवर्ड। तो अगर हमने परचेज रिटर्न किया है, मतलब कि हमारे में कुछ सामान हमने परचेज किया है 170 रुपये का, ठीक है, अब हम वापस कर रहे हैं, तो हमारे घर से तो 50 रुपये गए ना, 50 रुपये का गुड गया, तो हमने जो परचेज किया अब उसे हम बाहर भैया को वापस करके आएंगे। तो वही एक लार्ज स्केल पे बिजनेस का होता है, वही एक लार्ज स्केल पर बिजनेस का होता है, ठीक है। अब हमने परचेज कर लिया, अब वही टर्म हमारी सेल के लिए भी आ जाती है। सेल फॉर एग्जाम्पल हमारा बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस है, अब हमने सेल करी 50,000 की सेल करी, ठीक है। अब जो हमारा कस्टमर था वो कहता भाई मुझे तो वापस चाहिए पैसे, मुझे ये वापस करने हैं। फॉर एग्जांपल आप मिंत्रा को ही लेकर चलिए एक पर्सनल पर्सपेक्टिव से, फिर उसको बिजनेस से रिलेट करना है। आप मिंत्रा से क्या करते हो? परचेज करते हो, ठीक है। मिंत्रा क्या कर रहा है? मिंत्रा से हम परचेज करें, हमने वापस करा, हमारा परचेज रिटर्न हो गया। मिंत्रा क्या है? एक बिजनेस है, ठीक है, उसने बेचा, आपको सेल करी, अब उसने आपको सेल कर दी, लेकिन आपने फिर वापस मिंत्रा को भेज दिया, या कोई भी आप शॉपिंग साइट ले लो, फ्लिपकार्ट ले लो, अमेजोन ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है। अब उनके लिए वो चीज़ क्या है? सेल रिटर्न हो गई ना। तो वही चीज़ ये है कि अगर आपका बिजनेस है, आपने कोई चीज़ बेच दी तो आपके लिए सेल जनरेट हो गई, लेकिन आपका जो कस्टमर है वो पसंद नहीं कर रहा है, उसने वापस कर दिया, तो वो क्या हो गया? सेल रिटर्न हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 10,000 का फॉर एग्जाम्पल हम मानकर चल रहे हैं वापस आ गया, ठीक है, तो हमारे पास सेल टोटल कितने की रह गई? 40,000 रुपये की सेल हमारी रह गई, है ना। तो यहाँ पर जो 10,000 है बेटा, 10,000 हमारा यहाँ पर किसे रेफर करेगा? ये हमें रेफर करेगा सेल्स रिटर्न को। और सेल्स रिटर्न का मतलब क्या है? सेल्स रिटर्न का मतलब क्या है? रिटर्न इनवर्ड। यहाँ पर रिटर्न इनवर्ड क्यों है? रिटर्न इनवर्ड इसीलिए है क्योंकि हमने जो बेचा है हमें वो वापस मिल रहा है, सो दैट इज रिटर्न इनवर्ड। क्या है वो? हमारा रिटर्न इनवर्ड है, ठीक है। तो ये सेल और परचेज की एंट्री भी हो गई, ओके। आप कई लोग क्वेश्चन आएगा प्रॉफिट और गेन में क्या फ़र्क है? आपका अलग क्वेश्चन आएगा अब कि प्रॉफिट और गेन में क्या फ़र्क होता है। देखो, प्रॉफिट हमारा जनरली रेफर करता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को। किसको? बिजनेस ट्रांजैक्शन को। अब ये जितनी भी है हमने बिजनेस में एंट्रीज करी हैं,
ये जितनी भी चीज़ें हैं हमने बिजनेस में एंट्रियां करी हैं सबकी, हाँ या ना तो बोलो। हाँ, अब हमारा बेटा अगर मैं गेन बोलूँ तो क्या है, दैट इज 6th, ये हो गया, और 7th हमने ये वाली एंट्री कर ली, 6th परचेज, 7th और 8th कर लेते हैं, और यू वांट राइट, तो आप इसको एक ही एंट्री मान लीजिए 6th, ठीक है। 6th में ही मैंने ये दो चीज़ें समझाई, तो 7th पॉइंट ले लो। चलो गेन, गेन का मतलब क्या है? गेन का मतलब है जो प्रॉफिट रिलेटेड नहीं है बिजनेस ट्रांजैक्शन से, मतलब आइडेंटिकल है बिजनेस से। हाँ, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, मतलब है बिजनेस का पार्ट ही लेकिन बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर गेन का मतलब है प्रॉफिट रिलेटेड, या मैं बोलूं प्रॉफिट नॉट रिलेटेड, ठीक है, प्रॉफिट नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, प्रॉफिट नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, प्रॉफिट रिलेटेड नहीं है बिजनेस से, ठीक है, ट्रांजैक्शन, और आइडेंटिकल है बिजनेस के, प्रॉफिट नॉट रिलेटेड टू बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है, बस यहां तक याद रख लो। और यहां पर ये भी लिख सकते हैं आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल टू बिजनेस, ठीक है। यहां पर यही है कि प्रॉफिट जो रिलेटेड नहीं है बिजनेस ट्रांजैक्शन का, जो आइडेंटिकल है बिजनेस के, ठीक है, आइडेंटिकल टू बिजनेस, वो ट्रांजैक्शन जो बिजनेस से आइडेंटिकल है, प्रॉफिट उससे रिलेटेड नहीं है। अब समझ में आया? हाँ, प्रॉफिट नॉट रिलेटेड टू बिजनेस ट्रांजैक्शन विच इज आइडेंटिकल टू बिजनेस, जो बिजनेस से आइडेंटिकल है उससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अब मैंने पहले ये बोल दिया था क्या, आइडेंटिकल टू बिजनेस, तो अब मैं अब दोबारा समझा रही हूँ, ठीक है। प्रॉफिट नॉट रिलेटेड वह प्रॉफिट जो बिजनेस ट्रांजैक्शन जो आइडेंटिकल है ना बिजनेस की, उससे रिलेटेड नहीं है, क्या उससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लो तो थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ऐसे तो हम कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, मैंने कहा कि बिल्डिंग की कॉस्ट थी, ठीक है, आपने एक बिल्डिंग बनवाई थी, ठीक है, कि आपने सोचा कि चलो जो पढ़ने वाले हैं वो वहीं पे बात करेंगे, ठीक है, वहीं पे, लेकिन पढ़ने वालों ने सोचा यार थोड़ी ना पास में बनाते हैं बिल्डिंग जहाँ पे बच्चे हैं, तो इस बिल्डिंग को ना बेच देते हैं। क्या करते हैं, इस बिल्डिंग को बेच देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि बिल्डिंग को बेच देते हैं, और बिल्डिंग की कॉस्ट उन्होंने मतलब जब खरीदी थी तो 10 लाख की थी, 10 लाख की थी, ठीक है। अब जब उन्होंने सेल किया ना, अपनी सेल करा, तो वो क्या था, वो 12 लाख की हो गई। अब उनका बिजनेस नहीं है, वो प्रॉपर्टी का बिजनेस नहीं कर रहे हैं, उन्होंने सोचा कि एक ऑफिस है यहाँ पर बिल्डअप करा हमने, ठीक है। अब अगले यहाँ पर हम जहाँ बच्चे ज़्यादा है ना वहाँ पर ऑफिस बिल्डअप कर लेते हैं, तो उनका कोई बिजनेस नहीं है, दैट इज बिजनेस नहीं है, लेकिन उनको मॉनेटरी गेन हो गया है। तो यहाँ पर हमने क्या बोला, यहाँ पर हमने कहा कि जो 2 लाख का उनको जो ये मिला है, क्या क्या मिला है, प्रॉफिट नहीं, दैट इज कॉल्ड गेन फॉर द एंटिटी। ये क्या गेन है, क्या है, गेन है। तो यहाँ पर क्या है, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, ठीक है। तो फटाफट लिखो, ठीक है, लिख लिया, हो गया। तो यहां पर क्या बोल रखा है कि प्रॉफिट, यहां पर क्या बोल रखा है, जो प्रॉफिट जो रिलेटेड नहीं है बिजनेस ट्रांजैक्शन के, विच आर आइडेंटिकल टू बिजनेस, लिख देती हूं, विच आर आइडेंटिकल टू बिजनेस। तो प्रॉफिट जो रिलेटेड नहीं है बिजनेस ट्रांजैक्शन को, लेकिन हाँ वो आइडेंटिकल है, हाँ वो बिजनेस का पार्ट ही है, ठीक है, वो बिजनेस का पार्ट ही है, ठीक है। फटाफट से लिखो, फटाफट से, डबल-S लिख देती हूँ। चलो, इसके बाद हमारा क्या आ जाता है, डेटर और क्रेडिटर, ठीक है। 8 हमारा आ जाता है हु इज डेटर एंड हु इज क्रेडिटर, डेटर और क्रेडिटर, ये दो टर्म्स आपको बहुत मिलेंगे, डेटर और क्रेडिटर,
डेप्टर नहीं है, डेटर है, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल ये बिजनेस है, ठीक है, क्या बेचते हैं, मालाएं बेचते हैं, ठीक है, ज्वेलरी का है, ठीक है, ज्वेलरी शॉप है, ठीक है, ठीक है, ओके। अब ज्वेलरी शॉप है किसकी, चलो प्रणय भैया की मानते हैं, प्रणय भैया की ज्वेलरी शॉप, ठीक है, सोना बेचते हैं, बहुत अमीर है, ठीक है। अब उनके पास अथर्व भैया आते हैं, अथर्व भैया, ठीक है, किसके पास आए, प्रणय भैया के पास आए, ठीक है। अब कोई रिश्ता नहीं है, भाई नहीं है, वो पहली बात क्या है, वो भाई नहीं है इसमें, ठीक है। ये कौन है, चलो नाम चेंज करते हैं, अदरवाइज आप पुराने एग्जाम्पल से रिलेट कर लोगे और फिर मुझे प्रॉब्लम आएगी समझाते हुए, फिर आपके डाउट आएंगे, तो बेहतर है कि मैं कोई और नाम ले लूँ, ठीक है जी। चलो देखो एक ज्वेलरी शॉप है, ठीक है, ये कौन क्या है, ज्वेलरी या मालाएं लटकी पड़ी हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये किसकी है, ये लव सर की है, ठीक है, लव सर की है, ओके ओके। अब यहाँ पर उनके दुकान पे हीर मैम आ जाती है, क्या हीर मैम आ जाती हैं, ठीक है, ओके, आ जाती हैं, उनकी दुकान पर आती हैं और उनको क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, ये इंडिविजुअल पे खेलेंगे तो हमारे को बिजनेस अपने आप समझ में आएगा। उन्होंने कहा कि मुझे ना ये जो नेकलेस है वर्थ ₹1,50,000, ठीक है, ये बहुत पसंद है, ये दे दो। आपने कहा ठीक है ले लो, आपने कहा ले लो, लेकिन हीर मैम ने क्या बोला, हीर मैम ने बोला कि देखो मेरी ना अभी सैलरी आनी है, या हम ये कहें कि हीर मैम ने कहा कि देखो ओह मैं तो अभी पैसे लाई नहीं, मैं तो पर्स तो घर ही भूल गई। उन्होंने जेब चेक करी, ठीक है, पॉकेट चेक करी, ओह मैं तो पर्स रह गया। तो उन्होंने कहा देखो मैं दोबारा आऊँगी ना तो आपको पेमेंट कर दूँगी, अभी मेरे को आप दे दो ये। तो लव सर पहले तो घबरा रहे थे कि भाई मेरा सोना 1.5 लाख का सोना कैसे दे दूँ, लेकिन जान पहचान के थे तो उन्होंने दे दिया। अब उन्होंने जब एक 1,50,000 का नेकलेस बेचा, उनके यहाँ से सेल जनरेट हो गई, उन्होंने तो सेल कर दी, लेकिन पैसे नहीं आए, पैसे किसके पैसे नहीं आए, लेकिन हीर मैम के पास क्या पहुंच गया, नेकलेस पहुंच गया। तो अब उनको क्या करना है, उन्होंने सेल जनरेट कर दी, लेकिन जब वो पैसे नहीं दिए हैं तो तब तक के लिए वो कैश अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे, बिकॉज अभी उनके पास पैसे नहीं आए हैं, ठीक है। उनके लिए जो हीर मैम है वो क्या हो गई, डेटर हो गई। वो डेट इसीलिए नहीं दिखाएंगे क्योंकि अभी तक पैसे आए नहीं हैं, है ना, लेकिन वो डेबिट साइड पर ही लिखेंगे, हाँ वो डेबिट साइड पर ही लिखेंगे या डेट साइड पर ही लिखेंगे, हाँ ठीक है। तो यहां पर डेटर कौन है, डेटर रेफर टू द पर्सन, from whom the business has to take money, from whom business has to take money when sale is generated. बहुत सिंपल अंग्रेजी में लिख रही हूँ, जब उनको पैसे लेने हैं जब सेल जनरेट हो चुकी है, ठीक है। तो क्रेडिटर क्या हो गया, उल्टा, मतलब क्या हुआ, क्रेडिटर मतलब उल्टा। अगर हमने कोई चीज़ परचेज करी, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर लव सर हैं, ठीक है, उन्होंने कोई चीज़ परचेज करी है, क्या करी है, परचेज करी, लेकिन उन्होंने कहा पैसे मैं आपको क्या दे दूंगा, परचेज करी। तो उन्होंने लव सर ने किससे परचेज करी, हीर मैम से। चलो यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब देखो लव सर ने क्या करा, परचेज किया। अब उल्टा देख लो रेड पेन से, उन्होंने एक परचेज किया, क्या, 1.5 लाख का नेकलेस हीर मैडम से,
परचेज करा है, रेफर टू परचेज। अब उन्होंने कहा पैसे मैं बाद में दूंगा, पैसे मैं आपको बाद में दूंगा। वहां पर सेल किया तो डेटर हुआ, और क्रेडिटर कौन है? रेफर टू द पर्सन टू whom business has to give money। यहां पर रेफर कर रहा है किसे? जो बिजनेस ने पैसे देने हैं। रेफर टू द पर्सन टू whom business has to give money, मतलब ये क्या है? जब आपने परचेज किया है कोई चीज क्रेडिट पे, मतलब उधार पे। इन शॉर्ट मैं इसको ना अच्छी तरह लिख देती हूँ कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। और ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिखो कि आपने कोई चीज़ करी परचेज, ठीक है, वो भी क्रेडिट पर। क्रेडिट पर मतलब उधार पर। अगर आपने उधार पर कोई चीज़ को परचेज किया है तो जिसको आपको पेमेंट करनी है, ठीक है, जिसे आपको पेमेंट करनी है, ठीक है, पेमेंट करनी है, वो कौन होगा? क्रेडिटर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? आपने यहाँ पर सेल करी है क्रेडिट पर, उधार पर सेल करी है, ठीक है, तो मतलब आपको जिससे पैसे लेने हैं वो आपका क्या हो गया? डेटर हो गया। क्या हो गया? वो आपका डेटर हो गया। फटाफट से इन चीज़ों को लिख लीजिए। ठीक है, डेटर कौन है? जिससे आपको पैसे देने हैं। ठीक है, डेटर कौन है? आपने क्या करा है? आपने क्रेडिट पे सेल कर दी, और जिससे आपको पैसे लेने हैं। जिससे पैसे लेने हैं मतलब किसे? बिजनेस को पैसे लेने हैं। ठीक है, बिजनेस को जिससे पैसे लेने हैं वो डेटर, जिसे पैसे देने हैं वो क्रेडिटर। ओके, इसमें एक चीज और आ जाती है 9th, दैट इज बैड डेट्स। क्या? बैड डेट्स। क्या? बैड डेट्स। अब बैड डेट्स का मतलब क्या है बताओ? बैड डेट्स का मतलब होता है, अब देखो, आपने कोई चीज सेल पर क्रेडिट कर दी, मतलब आपने 1,50,000 का नेकलेस सेल किया है, नेकलेस सेल किया है, ठीक है, ओके, ठीक है, सेल करा है। किसे किया है? आपने मिंटू को कर दिया, चलो मिंटू जी को कर दिया, या बेटर है आप यहाँ पर लिख दो, आपने 1,50,000 का नेकलेस किसे करा? एक्स को सेल कर दिया, ठीक है, एक्स को सेल कर दिया, ओके। अब एक्स ने आपको पेमेंट कितनी करी है? कितनी करी है? आपको एक्स ने पेमेंट करी 1,20,000 की, ठीक है। उसने एक्स ने कितना पे किया? एक्स ने पे करा 1,20,000, तो 30,000 जो बैलेंस है वो कहता मैं नहीं पे कर सकता। एक्स यहाँ पर एक्स कहता मैं पे नहीं करूँगा, मतलब एक्स यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जब एक्स पेमेंट नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, वो कौन बन गया? उसको बोलते हैं हम, वो इंसॉल्वेंट बन गया, इंसॉल्वेंट बन गया। इंसॉल्वेंट का मतलब आप कहोगे अच्छा पेमेंट नहीं कर पा रहा, मैं तेरे फिक्स्ड एसेट्स को कर दूंगा, फिक्स एसेट्स को बेच दूंगा, पैसे ले लूंगा, तेरी प्रॉपर्टी बेच दूंगा, ठीक है, तेरा सोना बेच दूंगा, और फिर 1,50,000 की पेमेंट ले लूंगा। एक्स कहता लेना ले लो। क्यों? इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है? जब उसके सारे फिक्स एसेट्स भी खत्म हो गए, फिक्स एसेट्स भी खत्म हो गए, या खत्म हो गए, या हम ये कहीं फिनिश्ड हो गए, या फिक्स एसेट भी सारे के सारे सेल हो गए ही। अब इंसॉल्वेंट का मतलब है कि उसके पास जीरो इनकम है, आप उससे रिकवर कर ही नहीं सकते हो। अब आपके पास क्या हुआ? 30 लाख का जो आपका लॉस हो गया, आपके लिए लॉस माना जाएगा, लेकिन 30,000 क्या है? दीज आर बैड डेट्स, बैड डेट्स, ठीक है। आप अब भी सिंपल इंग्लिश में तो बोल देते हो अरे मैम ये तो लॉस हो गया,
ये तो लॉस हो गया। लेकिन क्या है, ये बैड डेट्स है। बैड डेट्स का अमाउंट क्या है, बैड डेट्स का मतलब है जो पैसे हमने डेटर से लेने थे और वो पे नहीं कर पाया, तो उसे हम कहते हैं बैड डेट्स। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बैड डेट्स। क्या कहेंगे, बैड डेट्स। फटाफट से लिख लो। ठीक है, लिख लिया, लिख लिया आपने, फटाफट से लिखिए, लिख लिया होगा। तो बैड डेट्स का मतलब क्या है, बैड डेट्स का मतलब होता है आपका बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस, वो लास्ट में क्या होता है। जैसे टोटल, हमने यहाँ पर प्रॉफिट का मतलब क्या सीखा था, हमने प्रॉफिट का मतलब सीखा था टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, तो वो तो साल में लास्ट में होगा। तो लॉस का भी तो यही है कि टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंस जो है वो टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा हो गए तो वो लॉस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो अभी आपको पैसे लेने थे, क्या करने थे आपको, तो पैसे लेने थे। अब पैसे वो दे नहीं पाया, वो क्या बन गया, इंसॉल्वेंट। क्यों, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स उसके सारे सेल हो चुके हैं। अब आप क्या कर सकते हो, उससे पैसे ले ही नहीं सकते। एवरीथिंग इज सोल्ड, मतलब हर चीज़ सेल हो चुकी है। अब वो कहीं से भी पैसे नहीं दे सकता, आप कहीं से भी नहीं ला सकते, उसे बेचोगे क्या, नहीं। तो दैट इज कॉल्ड बैड डेट्स। क्या हो गया, बैड डेट्स हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर 9th के बाद हमारा एक अगला आता है लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक, लाइफ स्टॉक का मतलब क्या है, अगर किसी बिजनेस में, जैसे कि डेयरी फर्म्स होती हैं, ठीक है, कोई बिजनेस है, उसमें एनिमल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो जो एनिमल्स होते हैं वो भी तो उनका एक असेट ही है, दैट इज कॉल्ड लाइफ स्टॉक। ठीक है, तो इफ इन द बिजनेस, अगर आप लिखो इफ इन द बिजनेस, ठीक है, एनिमल्स आर यूज्ड, एनिमल्स आर यूज्ड, तो उसे हम क्या कह देते हैं, इफ इन द बिजनेस एनिमल्स आर यूज्ड, ठीक है, देन दीज आर लाइफ स्टॉक टू बिजनेस, देन दीज आर लाइफ स्टॉक टू बिजनेस। तो ये लाइफ स्टॉक हैं बिजनेस के। फॉर एग्जाम्पल, आपकी दूध की फैक्ट्री है, तो आपको क्या चाहिए, बफेलो चाहिए, ठीक है, काऊ चाहिए, गोट चाहिए, जो अलग अलग आप दूध के प्रोडक्ट्स बनाओगे, ठीक है, आप दूध को बेचोगे, तो यू नीड लाइफ स्टॉक, तो दैट इज कॉल्ड लाइफ स्टॉक। क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब मैं आपको इंसॉल्वेंट का पूरा लिखवा देती हूँ 11 कि इंसॉल्वेंट होता कौन है। ठीक है, इंसॉल्वेंट होता कौन है, मुझे लग रहा है एक लेक्चर और लगेगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, अब यहाँ पर लिखो, इफ, लिखिए, इफ एन इंडिविजुअल, अगर एक इंडिविजुअल मतलब अगर एक व्यक्ति, ठीक है, इज अनेबल टू पे इट्स डेट्स, इफ एन इंडिविजुअल इज अनेबल to pay its debts, ठीक है, its debts, then that individual is insolvent, then that individual is insolvent, तो वो व्यक्ति इंसॉल्वेंट होता है। और अगर कोई चीज़ अगर आपको लिखना है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, हियर हिज ऑल फिक्स्ड असेट्स आर सोल्ड, यहाँ पर सारे उसके फिक्स्ड असेट बेच दिए गए हैं। ठीक है, जितना भी यूज करता है। तो यहाँ पर बैड डेट्स कब होंगे, बैड डेट्स तब होंगे जब व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो जाएगा, मतलब आप उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी नहीं बेच सकते हो। क्यों, क्योंकि है ही नहीं। क्यों, क्योंकि है ही नहीं। तो इंसॉल्वेंट मतलब क्या होता है, अगर कोई इंडिविजुअल अनेबल टू पे डेट्स, वो अपने डेट्स को नहीं पे कर सकता है, देन दैट इंडिविजुअल इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। तो उस इंडिविजुअल को हम कहते हैं इंसॉल्वेंट।
ठीक है, हमारे कुछ टर्म्स रह गए हैं, जैसे कि रिसिप्ट हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर थोड़ा वाइड टॉपिक है और डिस्काउंट भी थोड़ा वाइड है, लेकिन मैं डिस्काउंट का थोड़ा सा आपको झलक दिखा देती हूँ, ठीक है, कि इसको हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि एक और लेक्चर हमारा लगेगा। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट क्या होता है बताओ? डिस्काउंट का मतलब होता है कि मैम हम ना 100 रुपये का पेन लेने गए थे, ठीक है, लेकिन उसने हमारे को 80 रुपये का दिया, हमारे को 20 रुपये का क्या मिल गया? डिस्काउंट मिल गया। 100 रुपये के पेन का कॉस्ट थी, लेकिन हमें उसने 80 रुपये दिए। अच्छा, और 80 रुपये का दिया, मैम 20 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। अच्छा जी, तो डिस्काउंट 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। अब इस पर आप अपनी बुक को खोलिए, थोड़ा सा पढ़िए, और जो भी बुक फॉलो कर रहे हो आपकी मर्जी है, आप टीएस यूज़ कर रहे हो, डीके कर रहे हो, संदीप कर रहे हो, आपकी मर्जी है, आप जोन सी भी बुक यूज़ कर रहे हो उनमें से ये पढ़ के आइएगा, फिर हम एक लेक्चर में और लगेगा। लेकिन हाँ, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पे अगर हमारी पकड़ बन गई तो आगे की सारी अकाउंटिंग हमारे लिए आसान हो जाएगी। तो होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है। पढ़ ले कॉमर्स के साथ बने रहिए। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखे, अगले लेक्चर में आपका डाउट वैसे ही क्लियर हो जाता है ना। तो होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। आपके फीडबैक्स बहुत ज़रूरी हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए, ताकि नोटिफिकेशन आती रहे। तो चलिए अब मैं जाती हूँ, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ ले कॉमर्स के साथ बने रहिए।